भारत का एक खुशहाल राज्य है राजस्थान, जहाँ के अजमेर जिले में बसता है किशनगढ़ नाम का एक शहर, जहाँ अनगिनत परिवारों के बीच सैनी परिवार भी रहा करता था। इस परिवार का मुखिया था रोहित सैनी, जो सिलोरा का निवासी है और बीजेपी पार्टी में इसकी अच्छी पकड़ है और पहचान है। ये इस पॉलिटिकल पार्टी के सिलोरा मंडल का महामंत्री भी है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि रोहित सैनी न सिर्फ ऊंचे पद पे है बल्कि धन दौलत में भी अच्छा खासा है। एक तरफ जहाँ प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही थी, वही पर्सनल लाइफ भी खुशगवार गुजर रही थी। रोहित सैनी की आज से ठीक 5 साल पहले शादी हुई थी और इसकी पत्नी का नाम था संजू सैनी। अब क्योंकि रोहित के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए संजू को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जल्द ही इनकी ये खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है जब संजू एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसकी उम्र इस वक्त करीब 4 साल है। बच्ची के जन्म के बाद तो मानो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा था और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इसी बीच तारीख आती है 9 अगस्त 2025। ये तारीख न सिर्फ इस केस के लिए जरूरी है बल्कि पूरे भारत के लिए काफी खास थी, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उनकी कलाइयों पर राखी बांध रही थी और इसी खास पर्व को अपनी फैमिली के साथ मनाने और भाई को राखी बांधने के लिए संजू अपने मायके जाने का फैसला करती है और रोहित सैनी भी खुशी खुशी संजू को उसके घर भेज देता है। 9 अगस्त की रात संजू अपने मायके में ही रुकती है और फिर अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को अपने घर वापस जाने का फैसला करती है। घर जाने से पहले ये रोहित को कॉल करके उसे लेने के लिए बुलाती है और कुछ देर बाद रोहित संजू को लेने आता है और दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन दोपहर के करीब 1:15 पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी की बॉडी के पास बैठा बुरी तरह से रो रहा था, जबकि पत्नी की बॉडी जमीन पर बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित ही था, जिसकी पत्नी संजू को किसी ने मार दिया था। पत्नी को खोने के गम में ये बुरी तरह से टूट जाता है और सड़क के पास ही बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जब यहाँ से गुजरते राहगीर और आसपास के लोग ये नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि रोहित इनसे गिड़गिड़ाकर यही गुजारिश करता है कि जल्दी से संजू को हॉस्पिटल ले चलो। 4 बदमाशों ने मेरी पत्नी को मार दिया है, उसका सारा जेवर छीन कर ले गए और तो और मेरी गाड़ी भी उन्हीं के पास है। रोहित को पत्नी के लिए यूं रोता बिलखता देख गांव वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं और उन्हें रोहित की बात 100% सही लगती है, क्योंकि सबूत के तौर पर सामने संजू की बॉडी थी, जिसके गले पर बुरी तरह से हमला किया गया था। इसके अलावा पास में ही एक चाकू पड़ा था और साथ ही एक तौलिया भी यहीं पर मौजूद था। रोहित की बात मानकर अब गांव वाले जल्दी से संजू को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं और किसी तरह से उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर जब संजू की ये दर्दनाक हालत देखते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके गले पर बेरहमी से वार किया गया था। इसलिए डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अब चल बसी है। और जब ये खबर रोहित को पता चलती है तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वाले रिश्तेदार सभी उसे समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करते हैं, पर रोहित का तो दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी पत्नी उससे दूर जा चुकी है, उसका परिवार उजड़ चुका है। अब क्योंकि संजू की जान अननेचुरल तरीके से गई थी और काफी दर्दनाक तरीके से संजू को मारा गया था, इसलिए पुलिस भी तुरंत इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे आ जाती है। संजू के साथ क्या, कैसे और कब हुआ, इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ रोहित ही दे सकता था। लेकिन जब पुलिस रोहित को देखती है तो उन्हें कुछ भी पूछना सही नहीं लगता, क्योंकि संजू को खोने के बाद तो रोहित अपने आप को ही खो चुका था। उसे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था, बस संजू को याद करके रो ही जा रहा था। ये देखकर पुलिस का भी दिल भर आता है और पुलिस अभी पूछताछ न करके कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है, ताकि तब तक रोहित भी कुछ शांत हो जाए। कुछ समय गुजरने के बाद जब रोहित कुछ होशो हवास में आता है तो फिर पुलिस उससे घटना स्थल की एक जानकारी जानने की कोशिश करती है और रोहित भी पुलिस के साथ कोऑपरेट कर तसल्ली से पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन एक बीजेपी नेता के रूप में देता है और फिर बताता है कि 9 अगस्त के दिन मेरी पत्नी संजू अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके गई थी और अगले दिन संजू ने मुझे हाईवे पर लेने के लिए बुलाया, जहाँ बस ने उन्हें छोड़ा था। मैंने उन्हें वहां से पिक किया और हम दोनों गाड़ी पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही रोहित और संजू को एहसास हुआ कि कुछ बदमाश उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, तेजी से गाड़ी के पास आकर उन बदमाशों ने रोहित सैनी की गाड़ी को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोहित का बैलेंस डगमगा गया और गाड़ी गिरने के साथ साथ ये दोनों भी जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर दोनों गुस्से से तिलमिला उठे, लेकिन इन्हें कुछ भी कहने और करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक बदमाश ने रोहित को पकड़ा और दूसरे ने संजू को अपने कब्जे में कर लिया
और दोनों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। संजू जितने भी जेवर पहनी थी जबरदस्ती उन्हें छीन लिया गया और जब संजू ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर हाथ भी उठा दिया और मारपीट करने लगे। अपनी पत्नी के साथ ये सब होता देख रोहित सैनी को गुस्सा आ गया और जब उसने बदमाशों को रोकने और संजू को बचाने की कोशिश की तो एक बदमाश ने उसे धारदार हथियार दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया, जिससे रोहित संजू की मदद के लिए ना जा सका। इसके बाद उन बदमाशों ने संजू को खूब फिजिकल टॉर्चर किया और उसके ऊपर बैठ गए और फिर तेज धारदार हथियार से उसके गले पर हमला करना शुरू कर दिया। बदमाशों ने संजू के गले पर इतने वार किए कि उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और इसके बाद बदमाश जल्दी से संजू का सारा जेवर लेकर वहां से भाग गए। ये पूरा बयान रोहित ने पुलिस को दिया और आगे बताया कि बदमाशों के गाड़ी से फरार होने के तुरंत बाद ही वो संजू के पास पहुंचा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही थी। संजू को इस तरह से देखकर रोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और बस इसी की आवाज सुनकर लोग जमा होने लगे। रोहित ने आगे कहा कि मैं अपनी पत्नी संजू को अपनी बाहों में भरकर अस्पताल लेकर आया था। आपकी तरह जब पुलिस ने भी इस पूरे मामले को सुना तो उन्हें भी ये लूटपाट का केस ही लगा, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर महिलाएं जेवर वगैरह पहनकर बाहर निकलती हैं और इसी तरह संजू भी बदमाशों की नजर में आ गए। हालांकि रोहित का पूरा बयान लूटपाट की तरफ ही इशारा कर रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो रोहित के गुनाहगार होने की संभावना जता रही थी। दरअसल जब पुलिस ने रोहित से पूछा कि तुम्हारा क्या क्या सामान गायब हुआ है, तो रोहित बताता है कि वो लुटेरे मेरी बीवी के जेवर के साथ साथ उसका पैसों से भरा पर्स, घड़ी, मोबाइल, इस तरह की कई चीजें लूट कर ले गए। इसी बीच जब पुलिस संजू की बॉडी को चेक करती है तो उन्हें उसके गले में मंगलसूत्र दिखता है, जिससे पुलिस को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार लुटेरे सारा जेवर लूटने के बाद इस मंगलसूत्र को क्यों छोड़ गए। यहीं से पुलिस के दिमाग की घंटी बजती है और फिर पुलिस रोहित सैनी से दोबारा सवाल जवाब करती है और इस बार रोहित चीजों को बदलना शुरू कर देता है, जिससे पुलिस का शक और गहराने लगता है। रोहित ने बताया था कि जिस जगह पर संजू को मारा गया वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और ये एकदम सुनसान इलाका था, जबकि पुलिस इसे बताती है कि उस इलाके से तो दिनों रात कई गाड़ियां गुजरती रहती हैं, बसें भी वहां पे आके रुकती हैं और संजू की जब जान गई थी वो समय भी दिन का ही था। ऐसे में वहां सन्नाटा होना काफी नामुमकिन सी बात है। ये सुनकर रोहित अपने बयान में बदलाव करके कहता है कि हाँ, वहां पर कुछ बसें आई थी पर शायद वो हमें नहीं देख पाई। सबसे ज्यादा पुलिस को जो बात खटकती है वो होती है मेडिकल रिपोर्ट। दरअसल रोहित ने बयान में कहा था कि लुटेरों ने संजू के साथ साथ उस पर भी हमला किया था, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसलिए जब पुलिस रोहित का मेडिकल टेस्ट कराती है तो रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली आती है, क्योंकि रिपोर्ट में ना तो कोई चोट थी और ना ही कोई जख्म। रिपोर्ट में कहीं भी ऐसे निशान का जिक्र नहीं था जो मारपीट या फिर जबरदस्ती के दौरान रोहित को मिला हो। यानी कि रिपोर्ट में रोहित को एकदम तंदुरुस्त शख्स दिखाया गया था और रियल में देखने पर वो एकदम ठीक ठाक लग रहा था। शरीर से लेकर चेहरे तक पर एक भी जख्म या खरोच के निशान नहीं थे। पर ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि रोहित का कहना था कि लुटेरों ने उसे खूब मारा, जबकि रिपोर्ट एकदम साफ थी। यही पॉइंट पुलिस का शक बढ़ा देता है। इसके अलावा भी कुछ सस्पिशियस पॉइंट थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे, जैसे कि संजू के गले में मंगलसूत्र का होना। रोहित के मुताबिक लुटेरे संजू का सारा जेवर ले गए थे, लेकिन फिर मंगलसूत्र क्यों छोड़ गए, ये बात भी पुलिस को काफी खटक रही थी। इन्हीं सब बातों से पुलिस रोहित पर शक करने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अब सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस रोहित से बातचीत न करके पहले उसके खिलाफ और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है और रोहित के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स को खंगालने लगती है। इस बीच पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस पर पिछले काफी समय से रोहित की घंटों घंटों बात चल रही थी। दिन में तो बात होती ही थी, साथ ही साथ रात में भी हो रही थी और पिछले 15 दिनों से तो कुछ ज्यादा ही देर तक बातचीत रिकॉर्ड की गई। लेकिन ये शख्स है कौन? जब पुलिस इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तब पता चलता है कि ये नंबर एक लड़की का है। ये जानने के बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि जरूर यहाँ भी पति पत्नी और वो वाली कहानी चल रही थी और ये लड़की रोहित की गर्लफ्रेंड ही है। अब पुलिस जब आसपास के लोगों और करीबी रिश्तेदारों से रोहित के बारे में पूछती है तो खुलासा होता है कि संजू और रोहित के बीच काफी टाइम से लड़ाई झगड़ा बना हुआ था और 15 दिन से तो कुछ ज्यादा ही अनबन देखने को मिल रही थी और इस लड़ाई की वजह थी रोहित की गर्लफ्रेंड, जिससे रोहित कहीं ना कहीं शादी करना चाहता था और ये सब संजू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए दोनों पति पत्नी के बीच क्लेश बना हुआ था। ये सब जानने के बाद पुलिस समझ जाती है कि जरूर इस साजिश के पीछे रोहित का ही हाथ है, ताकि वो संजू को रास्ते से हटाकर अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। पुलिस एक एक सबूत को इकट्ठा करती है ताकि कल को रोहित अपनी पार्टी और ओहदे का फायदा उठाकर खुद को ना बचा सके।
रोहित ने अब तक जितने भी बयान दिए थे और जहां पर ये घटना घटी वहां से जुड़ी जितनी भी बातें बताई थी वो रियल सबूतों से बिल्कुल अलग और फर्जी थी। और सबसे बड़ा सबूत था वो टाइमिंग जब संजू की जान गई। रोहित ने जो टाइम बताया था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइमिंग से एकदम अलग था और करीब आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा था। बस इन्हीं सब बातों को एक ताकतवर हथियार की तरह रोहित के खिलाफ इस्तेमाल कर आखिरकार पुलिस ने रोहित को धर दबोच लिया और पुलिस स्टेशन लाकर इससे सख्ती से पूछताछ की गई। हर मुजरिम की तरह रोहित ने पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश की, पर सारे सबूत उसे ही कसूरवार ठहरा रहे थे, इसलिए रोहित ज्यादा देर तक टिक ना सका और सारी सच्चाई उगलती। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि रोहित का अफेयर पिछले 3 साल से चल रहा था और संजू को मारने की प्लानिंग उसने करीब 1 हफ्ते पहले की थी और रक्षाबंधन पर मारने का फैसला किया ताकि लूटपाट का बहाना बनाया जा सके। लेकिन इस पूरे प्लान को अकेले अंजाम देना बहुत मुश्किल था, इसलिए रोहित अपने एक मिलने वाले शख्स को इस प्लान में शामिल करता है जिसका नाम था रवि, जबकि दूसरे जिस बंदे के साथ ये हाथ मिलाता है वो एक नाबालिग लड़का होता है। और इस तरह 3 लोग का ये ग्रुप संजू को मारने की साजिश रच लेता है। रोहित ने इन्हें लोकेशन टाइमिंग सब बता दी और कहा कि यह साजिश एक लूटपाट जैसी वारदात लगनी चाहिए, इसलिए तुम्हें सारा सामान लूट कर भागना है। दोनों रोहित की बात मानकर उसी तरह सारा काम करते हैं जिस तरह रोहित ने इन्हें बताया था। 10 अगस्त के दिन जब संजू को ये लेने जाने वाला होता है तो उसके ठीक 2 घंटे पहले ये दोनों लड़कों को तैयार रहने को कहता है और साथ ही दोनों को उनके घर से पिक करने भी जाता है और फिर उस लोकेशन पर छोड़ देता है जहां पर इन्हें हमला करना था। रोहित इन्हें तब तक यहीं रुकने को कहता है जब तक कि वो संजू को लेकर यहाँ पे नहीं आ जाता। दोनों लड़के इसकी बात मानकर इसी जगह पर खड़े रहते हैं और थोड़ी ही देर में रोहित संजू को गाड़ी पर बैठाकर यहाँ से गुजरता है। बस मौका देखकर दोनों लड़के पहले उसका पीछा करते हैं और फिर सही जगह देखकर रोहित की गाड़ी को हल्की सी टक्कर मार देता है जिससे गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है और फिर वो दोनों बदमाश संजू के पास आ जाते हैं। जैसा रोहित ने बयान में बताया था कि लुटेरों ने उसकी पत्नी को मारा, उसके साथ भी मारपीट की, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो लड़के तो सीधा संजू के पास आकर ही उसका गला जख्मी कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। मारने से पहले ना तो ये संजू के साथ मारपीट करते हैं और ना ही रोहित पर कोई हाथ उठाते हैं, क्योंकि इतना सब करने का इनके पास टाइम ही नहीं था। इसका कारण ये है कि दिन का समय था, कोई भी आ जा सकता था, इसलिए ये लोग ज्यादा ड्रामा नहीं रचते, बस अपने टारगेट को सीधा हिट करके अपना काम खत्म करते हैं। और फिर जल्दी जल्दी संजू ने जो भी जेवर पहने हुए थे उन्हें उतार लेते हैं, लेकिन मंगलसूत्र उसी के गले में रह जाता है। सारा जेवर लेने के बाद दोनों बदमाश गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से भाग निकलते हैं। इसके करीब आधे घंटे तक रोहित सोचता रहता है कि वो इस पूरी साजिश को किस तरह से दिखाएगा और कैसे ढोंग रचेगा। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संजू की डेथ टाइमिंग रोहित की बताई गई टाइमिंग से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि संजू को तो पहले ही मार दिया गया था और करीब आधे घंटे बाद रोहित ने उसके मरने का नाटक किया, इसलिए टाइम डिफरेंस देखने को मिला। जब सड़क से गुजर रहे लोग रोहित और संजू की यह हालत देखते हैं तो उन्हें भी ये सब सच ही लगता है और फिर संजू की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन सारे सबूत और गवाह रोहित का सारा सच सामने ला देते हैं और उसका असली चेहरा पुलिस के सामने आ जाता है, जिसके बाद पुलिस रोहित को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही वो जो 2 बदमाश थे रवि और नाबालिग लड़का, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है, जबकि संजू की बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर उसके परिवार को सौंप दिया गया था। वैसे आप बताइए रोहित को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि एक रिश्ते, एक विश्वास का भी खून किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत।